ये है क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर 3। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग अकाउंटिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें अकाउंटिंग का थ्योरेटिकल बेस दिया हुआ है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है ये जानेंगे। फिर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बाद आता है नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ज़रूरत क्या होता है और आवश्यकता क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। क्या फीचर्स होता है, लिमिटेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उसके बाद चैप्टर एंड। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अबाउट बिजनेस। सिंपल सा इसका मतलब यही है कि अकाउंटिंग जो है बिजनेस का एक भाषा है। ये सब हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। इट इज़ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। सिंपल सा यही है कि जो देखो यहाँ पर अकाउंटिंग क्या है, एक लैंग्वेज है बिजनेस का। इसका मतलब कि ये बात करता है, वार्तालाप करता है। कौन किससे वार्तालाप करता है? तो जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग जितना भी अकाउंटिंग है वो वार्तालाप करता है किससे? जो मैनेजमेंट होते हैं, जो कंपनी में काम करते हैं, जो इस बिज़नेस में काम करते हैं, उससे बात करता है। क्या बात करता है, क्या साझा करता है? तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जितने भी बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो क्या हो सकता है, प्रॉफिट लॉस है, कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, ये सब शेयर करता है, यही बात करता है। आगे क्या है यहाँ पर, दिस अकाउंटिंग एजम्पशन एंड प्रिंसिपल आर फॉलोड बाय अकाउंटेंट इन रिटन अप अकाउंटेंट एंड प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स। सिंपल सा इसका मतलब यही है कि अकाउंटिंग का जो ये प्रिंसिपल होता है या फिर एजम्पशन होता है, इसको फॉलो, जो कि हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे, जो प्रिंसिपल होता है अकाउंटिंग का उसको फॉलो करते हुए जो अकाउंटेंट होता है, जो अकाउंटिंग का काम करता है, वो एक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है किसी भी बिजनेस का वो तैयार करता है, वो रिपोर्ट करता है। किसके साथ? जितने भी नॉन पर्सन हैं उनके साथ साझा करता है उस रिपोर्ट को। देखो यहाँ क्या लिखा है, इट ऑल्सो हेल्प देम टू परफॉर्मिंग वेरियस क्रिटिकल फंक्शन एंड मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल एंड एनालाइजिंग ऑफ ड्राइंग मीनिंगफुल कंक्लूजन बाय वेरियस यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग। सिंपल सा इसका मतलब यही है कि देखो यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा है अभी अभी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि अकाउंटेंट रेडी करता है, किसके बेस पर? ये जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं उसके बेस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट को तैयार करता है, प्रॉफिट लॉस। और उससे क्या किया जाता है, रिपोर्ट तो तैयार कर दिया, और वो जो रिपोर्ट है किस काम आता है? बिजनेस में मान लीजिए कोई प्लानिंग करना है, नए इनोवेशन के लिए कुछ प्लानिंग करना है, कोई नया डिसीजन लेना है, बिजनेस में कोई डिसीजन लेना है, या कंट्रोलिंग के लिए। कंट्रोलिंग मतलब कि बिज़नेस को कैसे चलाया जाए, ये सब देखने के लिए जो जितने भी वेरियस यूजर्स हैं उनके साथ इस रिपोर्ट को साझा किया जाता है। बिज़नेस में जितने भी यूजर्स हैं उनके साथ ये रिपोर्ट जो होता है फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसको इनके साथ साझा किया जाता है। अभी तक हम लोग ने देखा है कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये बहुत ईजी है, अकाउंटिंग बिजनेस का भाषा है। उसके बाद यहाँ है कि अकाउंटेंट हैव एग्री अ नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट एंड एजम्पशन विच दे ट्राई टू फॉलो। देखो जो अकाउंटेंट होता है, जो बिजनेस का वो अकाउंटिंग का जो काम करता है उसे अकाउंटेंट कहते हैं। अकाउंटेंट जो होता है वो वेरियस कॉन्सेप्ट, ये हम आगे बात करेंगे कैसा कॉन्सेप्ट का बात किया गया है। ये जो वेरियस कॉन्सेप्ट होता है, एजम्पशन यानी मान्यता, जितना भी अलग अलग चीज़ होता है उसको ध्यान में रखते हुए ट्राई करता है कि ट्राई टू फॉलो, इसको फॉलो करते रहे। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं अकाउंटिंग में, आगे हम देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ट्राई करता है कि इसको फॉलो करते हुए हम अकाउंटिंग का काम करें। बहुत ईजी है। These assumptions are made by an accountant while recording business transaction are called accounting concept। सिंपल सा इसका मतलब ये है कि जितने भी बेसिक प्रिंसिपल हैं और अलग अलग एजम्पशंस हैं, यानी कि जो पहले से चलता आ रहा है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। सिंपल है बहुत। जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का देखो यहाँ लिखा हुआ है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर अ सेट ऑफ रूल एंड गाइडलाइन यूज इन अकाउंटिंग। देखो कुछ रूल होता है, अकाउंटिंग करने से पहले आपको कुछ रूल होता है, कुछ गाइडलाइन होता है, उसको फॉलो करते हुए आपको जितना भी अकाउंटिंग का काम होता है, अकाउंटिंग का जितना भी काम होता है उसको करना होता है। रूल्स होता है, गाइडलाइन होता है, और ये देखो रूल्स होता है और गाइडलाइन होता है, लेकिन ये रूल और गाइडलाइन को बनाता कौन है ये तो ज़रूरी है ना जानना। देखो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, GAAP, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग सिद्धांत है, जिसको सबसे ज़्यादा दुनिया के जितने भी कंट्री हैं उसमें ज़्यादा जो बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन है जितने भी हैं सब इसी का इस्तेमाल करते हैं। जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, GAAP।
देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब जब अकाउंटिंग का हम लोग काम करते हैं, यहाँ देखो डिफरेंट टर्म्स यूज फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जब हम यूज करते हैं, काम करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, तो उस समय कुछ शर्तें हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, उसको हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। क्या होता है, जैसे कॉन्सेप्ट होता है, कोई कॉन्सेप्ट है बिजनेस का, उसको ध्यान में रख के चलना पड़ता है। कंजर्वेशन होता है, पोस्टुलेट होता है, एजम्पशंस होता है, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल होता है, स्टैंडर्ड्स होता है, डॉक्ट्रिन होता है, एग्जम्पशन होता है। ये सब जितना भी चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, कन्वेंशन है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए सिंपल सा समझ लो कि इन सब चीज़ों को साथ लेते हुए, साथ लेके चलना है, और तभी आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग का काम को सही से कर पाओगे। सिंपल है। देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट या फिर एजम्पशंस क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखो रूल एंड बेसिक थ्योरेटिकल आइडिया विच आर फंडामेंटली टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखो रूल्स एंड कुछ कुछ बेसिक रूल होता है और थ्योरेटिकल आइडिया होता है, जो कि ऐसा आइडिया होता है, और कुछ बेसिक रूल होता है जो कि फंडामेंटली विच आर फंडामेंटली टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो अकाउंटिंग का प्रिंसिपल होता है उसमें वो बेसिक रूल होता है, वो होना ही चाहिए, वो हमेशा होता ही है। यही होता है कॉन्सेप्ट का। उसके बाद आता है आपका कन्वेंशन। कन्वेंशन में क्या होता है, द टर्म कन्वेंशन रेफर टू द कस्टम और ट्रेडिंग एज अ गाइड टू द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। जब आप अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते हो तो देखो कस्टम एंड ट्रेडिंग यानी रीति और परंपरा पहले से जो चला आ रहा है, सिंपल सा समझ लो कि जो पहले से जो रीति रिवाज, देखो अकाउंटिंग आज का तो नहीं है, जब से मनी का ट्रांजैक्शन होना स्टार्ट हुआ उसी समय से अकाउंटिंग लेखा परी का जो काम है वो किया जा रहा है। तो बात यहाँ पर यह है कि जो पहले से चला आ रहा है और जो सही भी है, जो गलत उसमें कुछ है नहीं, तो वो रीति रिवाज अलग अलग जगह का अपना तरीका होता है अकाउंटिंग करने का, अपना अलग अलग थोड़ा सा मेथड होता है, कुछ कुछ बदलाव होते हैं। तो उसी को फॉलो करते हुए आगे चलना है, आगे जितना भी अकाउंटिंग का काम है वो करना है। देखो कन्वेंशन को यहाँ, अकाउंटिंग कन्वेंशन को यहाँ एक थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, ये हम लोग देख लेते हैं। देखो दे मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मोर क्लियर एंड यूजफुल। दे हैव इवॉल्व थ्रू द रेगुलर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ओवर द ईयर। जब हम अकाउंटिंग कन्वेंशन की बात करते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि आप एक बार में आप इसे सोचोगे आप कर लोगे। जब ऐसा, जैसे कि हम लोग पहले के जो अकाउंटिंग के वर्क होते हैं उसको साथ में लेके आज के अकाउंटिंग वर्क के साथ कोलाइड करते हैं और एक साथ चलाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि तुरंत आप सीख जाओगे उसको। आपको रेगुलर और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए होगा ओवर द ईयर, बहुत सालों का आपको अनुभव चाहिए होगा, तब जाकर आप अकाउंटिंग के कन्वेंशन को समझ सकते हो। देखो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन, जो सबसे ज़रूरी कन्वेंशन है अकाउंटिंग के लिए, देखो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, आगे आता है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, आगे आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ मेटैरिटी। पोस्टुलेट एक ऐसा अकाउंटिंग का शर्त है जो कि ज़्यादातर आपको फॉलो करना पड़ता है। कैसे फॉलो करना पड़ता है, जितना भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं उसमें कुछ बेसिक एजम्पशन होंगे, बेसिक कुछ शर्तें होंगी, कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल होंगे जिस पर आप सवाल नहीं उठा सकते हो। पोस्टुलेट डू नॉट रिक्वायर और प्रूफ देयर करेक्टनेस। अगर वो मान लो आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से अगर आप काम करते हो तो आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते हो कि ये राइट है या रॉन्ग है। प्रूफ इसका नहीं देना पड़ता है, इसका प्रूफ कंपलसरी नहीं होता है कि हाँ ये सही है कि गलत है। इसके बाद देख लो, यहाँ पर हम लोग ने बात किया था GAAP, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड में फेमस है। और अगर ये फेमस है तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इन ऑर्डर टू मेक अकाउंटिंग वर्क यूनिफॉर्म एंड कंपेरेबल, अ सेट ऑफ गाइडलाइन एज द GAAP हैव बीन डेवलप्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडी। देखो अगर हमको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के साथ मिलकर काम करना है, अकाउंटिंग का जितना भी वर्क है उसको हम लोग को अकाउंटिंग के जितने भी प्रिंसिपल हैं उसको फॉलो करते हुए आगे चलना है, तो क्या होगा कि अपने बिजनेस में जितना भी यूनिफॉर्म है, हमें अकाउंटिंग के वर्क को यूनिफॉर्म और कंप्लेबल बनाना पड़ेगा। सिंपल सा इसका मतलब यही है कि ऐसा कोई रूल्स लाना पड़ेगा जिसको कि सभी लोग एक्सेप्ट करें, ऐसे अकाउंटिंग का रूल जिसको पूरे दुनिया में सभी लोग एक्सेप्ट करें, और वो बेसिक रूल होना चाहिए और वो कंपलसरी होना चाहिए इसीलिए, और उसको यूनिफॉर्मली यानी कि जितने भी बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके पास ये कंपलसरी होना चाहिए कि वो फॉलो करें इस रूल को। वो क्या है, GAAP। देखो मैंने आपको बताया था जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अच्छा, अगर आपके मन में ख्याल आता होगा कि ये तो चलो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में GAAP आता है, कुछ प्रिंसिपल आता है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेकिन इसे बनाया किसने? देखो इसने बनाया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI, और हो गया अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA,
और सिर्फ दो नहीं, जितने भी अलग अलग देश के अकाउंटिंग के जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जितने भी कंट्री में अकाउंटिंग के जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके सहमति से, उनका हेल्प लेकर ये जो GAAP है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, उसको बनाया गया है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में इस्तेमाल किया जाएगा। पूरे वर्ल्ड वाइड में इस जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को यूनिफॉर्मली पूरे दुनिया में एक्सेप्ट किया जाएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को समझने से पहले अकाउंटिंग के नेचर को पहले समझ लो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नेचर को समझो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो नेचर होता है, क्या होता है? देखो, पहला होता है डायनेमिक, यानी गतिशील। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड। सबको पता है कि अकाउंटिंग ये जो मैन मेड है, ये नेचुरल नहीं है। इंसानों ने अकाउंटिंग को बनाया है। अकाउंटिंग जो है उसे इंसानों ने बनाया है। तो अकाउंटिंग के जितने भी प्रिंसिपल हैं, रूल हैं, उन्हें कौन बनाएगा? बेसिक सी बात है कि उस रूल को भी इंसानों ने बनाया होगा। तो उसके बाद आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट फिक्स्ड, रादर दे आर चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द टाइम, बिकॉज अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज इन रिस्पॉन्सिव ऑफ चेंजेस ऑफ नीडेड। देखो, सिंपल सा इसका मतलब यही है कि अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है जो वो डायनेमिक है, यानी जो अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है उसे इंसानों ने बनाया है। तो अगर टाइम के साथ, अगर ये फिक्स्ड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, अगर टाइम के साथ, यानी कि मान लो आज कुछ अकाउंटिंग का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि 30 साल बाद अकाउंटिंग का वही रूल फॉलो हो। जैसे कि अभी जो अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, अगर आप 30 साल पहले की बात करोगे, 30 साल 40 साल पहले की बात करोगे, तो वैसा अकाउंटिंग का रूल नहीं फॉलो होता था। वो एक अलग सिस्टम से चलता था। जब से बिजनेस का डेवलपमेंट, बिजनेस को करने का तरीका बदला है, उस समय से अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस लाने ज़रूरी हैं। और ये चेंजेस कब आते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंजेस रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन नीड, जब ज़रूरत पड़े तभी। ये नहीं है कि आपको कोई फिक्स नहीं है कि 30 साल के बाद आपको चेंज करना ही है। अगर ऐसा कोई नीड पड़े कि हाँ, ये रूल को अब बदलना ज़रूरी है, या फिर कोई नए प्रिंसिपल को लाना ज़रूरी है, तो वो ज़रूर आएगा। इसीलिए यहाँ पर डायनेमिक का यूज़ हुआ है। उसके बाद है आपको ब्रॉड गाइडलाइन, यानी कि जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर ब्रॉड गाइडलाइन एन अकाउंटिंग हैज़ टू बी यूज इन जजमेंट इन अप्लाइंग जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखो, ये जो GAAP का जो गाइडलाइन है, वो जितने भी अकाउंटिंग के जजमेंट होते हैं, जितने भी अकाउंटिंग करने वाले बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सभी को ये गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। ये कंपलसरी हो गया है। देखो आगे क्या है कि नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी GAAP डिपेंड मच ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड अदर इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर, लाइक जैसे नेचर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। देखो, इसका मतलब यही है कि वर्ड से आप समझो, नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, यानी कि जो ये अकाउंटिंग का जो ये प्रिंसिपल है GAAP, ये बहुत सारे, मतलब लगभग समझ लो कि बहुत सारे जितने भी कंट्री में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं, वो इस रूल को फॉलो करती है, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड में सभी नहीं करते हैं। यही इसका थोड़ा सा लिमिटेशन कह सकते हो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में सभी लोग, सभी संस्थाएं, सभी देश इस जो सिस्टम है आपका जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। एवर डेवलपिंग, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर कंसिस्टेंटली अफेक्टेड द वेरियस इन्वायरमेंट फैक्टर, जैसे कि प्रोफेशनल बॉडी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ये जो हैं ये कंसिस्टेंट होकर अकाउंटिंग में के डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। इसीलिए क्या होगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फास्ट डेवलपिंग। ये बहुत ज़्यादा आज के समय में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकसित हो रहा है, विकास की तरफ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल बॉडी हैं, जितने भी अलग अलग प्रोफेशनल बॉडी हैं, साथ में उनके सरकार, वो दोनों मिलकर अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर काम करेंगे, तो डेवलपमेंट तो जाहिर सी बात है कि होगा। देखो आगे आता है लैक ऑफ वेरिफिकेशन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैन नॉट बी वेरीफाइड थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड देखो आगे आता है लैक ऑफ वेरिफिकेशन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैन नॉट बी वेरीफाइड थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन। एक्सपेरिमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जितने भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं, बेसिक प्रिंसिपल हैं, उसको वेरीफाई नहीं किया जाता है, उसको चेक नहीं किया जा सकता है। किसके? एक्सपेरिमेंट और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि हमने पहले, देखो यहाँ पर पहले पढ़ा है कि, देखो यहाँ पर है कि, देखो बेसिक द पोस्टुलेट डू नॉट रिक्वायर प्रूफ ऑफ देयर करेक्शन, यानी कि कुछ भी गलत होगा या कुछ भी सही होगा, इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता है। यही एक थोड़ा सा डिमेरिट कह सकते हो एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, जिसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू या इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता है, इसीलिए लैक ऑफ वेरिफिकेशन हो जाता है।
नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जरूरत क्या है और आवश्यकता क्या है हम लोग को अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, ये थोड़ा समझ लो। इट हैज़ बीन स्टार्टेड ईयरली दैट अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हम सबको ये तो पता है कि अकाउंटिंग जो है बिजनेस का भाषा है, अकाउंटिंग बिजनेस का भाषा है। जस्ट एज नोइंग द ग्रामर इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मेक कंप्लीट इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंग्वेज, इन द सेम वे इट इज़ नेसेसरी टू नो द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सिंपल सा मैं आपको समझा देता हूँ कि ये बोलना चाह रहा है कि मान लो अगर आप कोई नए लैंग्वेज को सीखना चाहते हो, इंग्लिश को या हिंदी को, तो सबसे पहले आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा। ग्रामर सीखना पड़ता है इंग्लिश को सीखने के लिए, हिंदी को सीखने के लिए। वैसे ही ये जो बिजनेस का लैंग्वेज है अकाउंटिंग, उसमें काम करने से पहले आप लोग को अकाउंटिंग प्रिंसिपल का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। वहाँ पर ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए कोई लैंग्वेज को सीखने में, और यहाँ पर इस लैंग्वेज को सीखने में आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या क्या होता है इसमें। इसके बाद यहाँ पर आता है कुछ, देखो एसेंशियल फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कुछ ऐसे विशेषताएं हैं, कुछ फीचर्स है अकाउंटिंग प्रिंसिपल में जो हम देख लेते हैं। पहला है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड। ये हम सबको पता है कि अकाउंटिंग जो है, जब से मनी का ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ है तो अकाउंटिंग का काम जो करना, ये जो काम है, काम का शुरुआत इंसानों द्वारा किया गया है। तो अकाउंटिंग का जो ये प्रिंसिपल है उसको कौन बनाएगा, वो भी मैन मेड होगा, इंसानों के द्वारा ही बनेगा। उसके बाद है सेटिस्फाइंग 3 पैरामीटर्स, यानी कि 3 पैरामीटर होते हैं, इसको ये सेटिस्फाई करना चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल। किसको किसको, देखो पहला यहाँ पर आता है यूज़फुलनेस, दूसरा और है ऑब्जेक्टिव, तीसरा है आपका फिजिबिलिटी। यूज़फुलनेस यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड इंक्रीज द यूज़फुलनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड बाय मेकिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मोर मीनिंगफुल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के होने से क्या होता है कि जो हम ट्रांजैक्शन जो होता है बिजनेस में, उसका जो हम रिकॉर्ड करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन जुटाते हैं वो मोर मीनिंगफुल, वो और अच्छा हो जाता है, उसमें जो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाता है, इसीलिए ये यूज़फुलनेस में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी सपोर्ट बाई फैक्ट्स। देखो यहाँ पर है, इट मीन्स डैट देयर शुड बी सम वे टू फाइंड आउट द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड। अगर आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए अगर काम करोगे तो यहाँ पर है कि मान लीजिए एक तरफ से आप डाटा को डालोगे तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हेल्प से जो भी आपका जो करेक्टनेस है वो मतलब कि आपको और करेक्टली एकदम सही इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट किया जाएगा। ये कहना है फीचर्स का, यानी कि जो विशेषता है उसमें ये लिखा गया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल के। तीसरा क्या आता है, फिजिबिलिटी, यानी कि पोटेंशियली। देखो क्या है, यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी हमारे कोई भी फिजिबिलिटी यानी कि कोई भी रुकावट आपके पास, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगा आपको कोई इम्प्लीमेंट करने में अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को किसी भी अकाउंट में। फिर उसके बाद है, हम लोग ने पहला देखा कि मैन मेड होता है, दूसरा देखा कि 3 पैरामीटर्स पे ये डिपेंड होता है जिसको सेटिस्फाई करना पड़ता है। फिर आपको तीसरा देखो, डिफरेंस इन द यूज़ ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि डिफरेंट प्रिंसिपल हैव टू देयर डिफरेंट एप्लीकेशन एंड यूज़ डेवलपिंग अपन द सिचुएशन। देखो सिंपल सा इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल में जितने भी अलग अलग प्रिंसिपल हैं उसको आप अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आता है लैक ऑफ लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखो यहाँ पर आप वर्ड से समझ सकते हो कि लैक ऑफ लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, देयर इज़ नो सच अ लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल वेयर ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैन बी फाउंड। हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा मतलब इसका कोई प्रिंसिपल का लिस्ट है जिसमें सारा डिटेल दिया हुआ है, बताया गया है कि ऐसे करना है ऐसे नहीं करना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि कोई ऐसा लिस्ट नहीं दिया गया है GAAP के थ्रू, GAAP के यानी कि जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के थ्रू ऐसा कोई भी लिस्ट नहीं दिया गया है। नो लिस्ट सच लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग, ऐसा कोई लिस्ट नहीं है जिसके हेल्प से हम लोग ये जितने भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं उसको देख सके, याद कर सके। कुछ विशेषता देखने के बाद हम लोग कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं कि अकाउंटिंग का प्रिंसिपल जो ये होता है उसका क्या क्या लिमिटेशन होता है। पहला देखो, लिमिटेड स्कोप। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज। मतलब देखो सिंपल सा लिमिटेड स्कोप से आप समझ सकते हो कि हर जगह मान्यता नहीं है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। जैसे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे अलग अलग देशों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। GAAP का, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का बहुत सारे जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे अलग अलग कंट्री में, स्टेट में उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यही बस प्रॉब्लम है कि हर जगह नहीं किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए दिया है कि साइंस के जो भी प्रिंसिपल होते हैं और मैथ के जितने भी रूल होते हैं उसको तो हर कंट्री में माना जाता है ना, लेकिन जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल के साथ लोचा ये है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हर जगह नहीं माना जाता है, यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, हर जगह मान्यता नहीं मिला है। नेक्स्ट आता है आपका लैक ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यानी कि
मोस्टली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो आ स्पेशल अकाउंटिंग प्रिंसिपल बट नो वन कैन बी फोर्स टू एडॉप्ट दिस प्रिंसिपल। देखो, मैंने बात किया कि अकाउंटिंग का जो ये प्रिंसिपल है उसको हर जगह फॉलो नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये कि मोस्टली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जितने भी मोस्टली ज़्यादातर बिजनेस का जो ये संस्था होता है अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में जितना भी बिजनेस का संस्था होता है, वो अपना एक स्पेशल अकाउंटिंग का प्रिंसिपल, अपना एक अलग सिद्धांत होता है उन लोगों का, वो जो अलग सिद्धांत पर चलते हैं और काम करते हैं। और देखो यहाँ के बट नो वन कैन बी फोर्स, और आप किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते हो, आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो कि ये जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, ये देखो ये GAAP का ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है इसको फॉलो करना ही करना है। कोई भी बिजनेसमैन को या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फोर्स नहीं कर सकते हो, फोर्स नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आता है थर्ड, लैक ऑफ लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जैसे कि हमने यहाँ बात किया था कि लिस्ट का लैक हो जाता है, कि ऐसा कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल का ऐसा कोई लिस्ट नहीं है जहाँ पर सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल को एक साथ लिखा गया है। देखो, नो लिस्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड येट। देखो, अभी के लिए, अभी के टाइम पर भी अकाउंटिंग का जो ये प्रिंसिपल है उसका कोई लिस्ट नहीं है जिसको पूरे यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज देखो, सिंपल सा इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा लिस्ट नहीं है जिसके हेल्प से हम उस लिस्ट को अलग अलग देश में दिखाकर उनसे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करवा लेंगे, इसीलिए ऐसा कोई लिस्ट है ही नहीं। आगे आता है हमारा डिफरेंसेस इन यूज़ ऑफ प्रिंसिपल। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ सेम प्रॉब्लम। देखो, अलग अलग संस्था में कभी कभी होता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो ये रूल है ये काम तो करता है लेकिन अलग अलग तरीके से करता है। ये इसका थोड़ा सा लिमिटेशन आप कह सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल देता है दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तब। ये आगे आता है इम्प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन इन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। देखो, नॉट एबल टू क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो जो कैपिटल और रेवेन्यू आइटम, जो ये पूंजी है और जो ये रेवेन्यू का आइटम है, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, उसको एक ही समझता है अकाउंटिंग का प्रिंसिपल। इसके वजह से क्या होता है कि ड्यू टू द नॉन क्लैरिटी, अगर आपके माइंड में अगर आपके अकाउंट जो आप बनाए हो तो उसमें अगर क्लैरिटी नहीं रहेगा तो क्या होगा, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम अनेबल टू प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी संस्था का अगर आपको इन्फॉर्मेशन जानना है और वो मान लो अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत निकल जाता है तब कैसे चलेगा काम। ये जो ट्रू बात है, जो सच्चाई है बिजनेस का जो सच्चा बात है, बिजनेस में आखिर हो क्या रहा है, बिजनेस का आखिर ट्रूथ क्या है, वो सही से पब्लिक के सामने नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है अकाउंटिंग ऑफ मॉनेटरी फॉर्म। यानी कि देखो, सिंपल सा यहाँ ये लिखा है कि ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी फॉर्म आर ओनली रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के रूल होते हैं उसमें आप सिर्फ बिजनेस का जो ये मॉनेटरी फॉर्म होता है, यानी कि जो पैसे जो कैश से संबंधित होता है, लेन देन जो कैश में होता है, वो सिर्फ जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेगा, वो सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेगा, ना कि जो अलग अलग चीज़ हो। जैसे कि देखो, देयर आर मैनी सच इंसिडेंट। बहुत सारे बिजनेस में अलग अलग इंसिडेंट होते हैं विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी फॉर्म, जिससे हम लोग क्या होता है कि चाह कर भी हम उसे पैसों में नहीं दिखा पाते हैं, मॉनेटरी फॉर्म में नहीं दिखा पाते हैं, बट दे हैव सो मच इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट बी रिकॉर्डेड। और वो बहुत ज़रूरी होता है लेकिन हम उसे चाह कर भी इसे नहीं दिखा पाते हैं और रिकॉर्ड नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है कि जितना भी जो अकाउंटिंग का जो इन्फॉर्मेशन आखिरी में तैयार होता है वो गलत हो जाएगा, वो अच्छे तरह से अकाउंटिंग का जो ये काम है उसको दर्शा नहीं पाएगा। सिंपल सा बात है। आगे आता है इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर। यानी कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और ये जो सोशल फैक्टर है ये क्या प्रभाव डालता है किसी पे, ये जो अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है उस पर। देखो, एवरी कंट्री इफेक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये जो कारण है, इकोनॉमिक कारण है, पॉलिटिकल कारण है और सोशल कारण है, इसके कारण ये देखा गया है कि सभी देशों में अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसके कारण ख़राब हो जाता है। पॉलिटिकली ये ख़राब हो जाता है, इकोनॉमिकली ये ख़राब हो जाता है। इन्वायरमेंट ऑफ एवरी कंट्री कैन अफेक्ट मोर देन एफिशिएंसीज ऑफ दिस प्रिंसिपल। देखो, हर एक देश में अलग अलग कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। कोई देश में पॉलिटिकल इशू है, कोई देश में इकोनॉमिक क्राइसिस है, कोई देश में सोशल इशू है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये काम नहीं करता है। आगे आता है हमारा उसके बाद अनसर्टेन एस्टिमेट। यानी कि दिस एस्टिमेट आर नॉट ऑलवेज राइट, दिस डज नॉट डिस्क्लोज द ट्रूथ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अगर मान लो आपके इम्प्रॉपर डिफरेंस होगा कैपिटल में और रेवेन्यू में, आप अंतर करोगे इन्हें दोनों को एक साथ दिखा दोगे, आपका पॉलिटिकल इशू रहेगा कंट्री में, आप उसको साथ लेकर चलोगे, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैसे आपके फाइनेंशियल पोजीशन को सही दिखा सकता है। इसमें क्या, अनसर्टेन एस्टिमेट का मतलब होता है अनिश्चित अनुमान, अलग अलग अनुमान लगाता है। इसलिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक सही ट्रूथ सामने नहीं आता है, एक सही आंकड़ा सामने नहीं आता है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को यानी कॉन्सेप्ट यानी समझ लो कि बिलीव, कोई विचार। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। देखो एक बहुत ईजी सा बात बताया गया है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लो, बहुत ईजी है। In India, there are basic rule to be followed. Everyone that one should walk or her left hand side of the road. It help to smooth flow of traffic. Similarly, there are the certain rules that an accountant should follow while recording business transaction and preparing account. This may take under termed as accounting concept. Thus, this can be said that देखो सिंपल सा इसमें यही बताया गया है कि बहुत आसान है। अगर आप भारत की बात करोगे तो भारत में एक बेसिक रूल है जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है कि जितने भी लोग हैं वो सड़क के लेफ़्ट साइड में, सड़क के जो रोड होते हैं उसके लेफ़्ट साइड में चलेंगे। सभी लोग अपने जो बाएं साइड होता है, बाएं हाथ के साइड चलेंगे। इससे क्या होगा कि अगर एक रूल बन गया तो सभी लोग एक साइड चलेंगे। इसके वजह से हेल्प मिलेगा, इट हेल्प टू स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक जैम नहीं होगा, स्मूथ फ्लो होगा ट्रैफिक का। सिमिलरली कुछ ऐसे रूल्स को बनाया गया है। अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग के अंदर भी जैसे यहाँ पर एक कंट्री में रूल को बनाया गया ताकि इसके हेल्प से स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक में प्रॉब्लम नहीं आता है, वैसे अकाउंटिंग में कुछ रूल्स को बनाया गया। क्या रूल्स को बनाया गया? अकाउंटिंग में कुछ रूल्स को बनाया गया जो कि सभी को फॉलो करना है। आपको जब आप बिजनेस का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, और अकाउंटिंग का जब आप काम कर रहे हो तो ये आपको रूल्स को सभी को फॉलो करना है। हर एक इंस्टीट्यूट, बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी संस्थाएं हैं, सबको फॉलो करना है। लेकिन वो रूल है क्या, इसको जानने से पहले आपको सबसे पहले अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कि आप अकाउंटिंग के रूल को जानने से पहले आप अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को समझ लो। देखो बेसिक एजम्पशन एंड रूल ऑफ द प्रिंसिपल विच वर्क एज अ बेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयरिंग अकाउंट। यानी कि जब आप बिज़नेस में लेन देन करोगे, ट्रांजैक्शन करोगे, मनी का, पैसे का ट्रांजैक्शन करोगे, या फिर जब आप प्रिपेयर कोई अकाउंट बनाओगे आप, या फिर कोई बिज़नेस का ट्रांजैक्शन करोगे, उसमें कुछ रूल होते हैं और कुछ प्रिंसिपल होते हैं, बेसिक रूल होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। और जो रूल्स होते हैं उसी को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसके हिसाब से ये कहा गया है कि कुछ रूल होते हैं और प्रिंसिपल होते हैं जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है। कब करना पड़ता है? जब आप रिकॉर्ड करते हो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को, या फिर जब आप अकाउंट को प्रिपेयर करते हो, जब आप अकाउंट बनाते हो उस वक्त। देखो आगे चलते हैं। द इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग का कुछ कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अकाउंटिंग का जो रूल्स हैं, देखो सबसे पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हम लोग को यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 13 कॉन्सेप्ट को देखना है। वन बाय वन हम लोग इसको देखते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। चलो स्टार्ट। सबसे पहला रूल जो आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। यह एंटिटी का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, इकाई होता है। मतलब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात कर रहे हो, एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, किसी एक पार्टनरशिप की बात कर रहे हो, तो वो इकाई में आ जाएगा, एक बिजनेस का एंटिटी में आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑल्सो नोन एज द अकाउंटिंग एंटिटी। बिजनेस एंटिटी जो ये कॉन्सेप्ट है, इसको अकाउंटिंग एंटिटी भी कह सकते हैं या फिर सेपरेट एंटिटी भी कह सकते हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, अगर आप इसको चाहें तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? मीन्स डैट अ बिजनेस यूनिट are considered as the distinct entity from its owner and all other entities. According to this concept, a business entity is an economic unit which owns its asset and it owns liability. सिंपल सा देखो इसका मतलब ये है कि मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में आपको बताया था कि जब आप बिज़नेस की बात करते हो और बिज़नेस की ओनर की बात करते हो तो दोनों अलग अलग आदमी होते हैं। जब आप बिज़नेस में अकाउंट के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बिज़नेस अलग हो गया आदमी, और एक जो पर्सन है, जो ओनर है, वो अलग आदमी हो गया। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इट इज़ द यूनिट टू कंसिडर एज द डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट ओनर। देखो साफ साफ ये बताया गया है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में बिजनेस एक अलग आदमी है और ओनर एक अलग आदमी है। डेट्स इट। यहाँ पर एग्जांपल दिया है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा बिजनेस का फॉर्म होता है जिसके अंदर बिजनेस को और बिजनेस के ओनर को सेपरेट नहीं माना जाता है, अलग अलग नहीं माना जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि इन दोनों में ये होता है कि अगर मान लो ओनर को लॉस हुआ तो बिजनेस को भी लॉस होगा, अगर ओनर को प्रॉफिट हुआ तो बिजनेस को भी प्रॉफिट होगा, ये चलता है। लेकिन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जितने भी अलग अलग बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, ओनर एंड बिजनेस को ट्रीटेड एज वन एंड द सेम फॉर द लीगल पर्पस। इसमें देखा जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में। लेकिन क्या होता है, एक फॉर अकाउंटिंग पर्पस। लेकिन जब आप बड़े बड़े
बिजनेस का अकाउंटिंग का जब काम करते हो, अकाउंटिंग पर्पस का काम करते हो, तो बिजनेस इज ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस को ओनर से सेपरेट माना जाता है, अलग माना जाता है। दैट्स इन दिस, इस कॉन्सेप्ट में आपको यही बताया गया है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में सिंपल सा यही बताया गया कि ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। आगे देखो, गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। देखो इसमें क्या बताया गया कि इसका मतलब होता है कि डेट्स मीन द बिजनेस विल हैव एन इंडेफिनाइट लाइफ अनलेस दे आर एन एविडेंस ऑफ देयर एंड। देखो इट मीन्स दैट बिजनेस एंटरप्राइजेज विल कंटिन्यू टू एग्जिट द फॉरसिबल फ्यूचर। देखो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये गोइंग कॉन्सर्न जो ये कॉन्सेप्ट है ये कहना चाह रहा है कि बिजनेस अनंत है। सिंपल सा इसका मतलब ये है कि बिजनेस जो होता है उसका इनडिफिनाइट लाइफ होता है, यानी कि उसका कोई उम्र नहीं होता है। हमने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप में कि एक ओनर होता है, अगर वो मर गया, बाय चांस वो मर गया, उसका डेथ हो जाता है, तो बिज़नेस का भी एंड हो जाएगा। बिज़नेस का उम्र इज़ इक्वल टू सोल प्रोप्राइटरशिप। जो सोल अकेला बिजनेसमैन होता है उसका उम्र दोनों बराबर होता है। लेकिन गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से जितने भी बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, एग्जाम्पल के लिए गूगल मान लो, गूगल में क्या होता है कि गूगल का जो स्थापना हुआ था वो तो हुआ था बहुत साल पहले, लेकिन क्या उसके ओनर के मरने के बाद, ओनर के मरने के साथ बिजनेस का अंत हो गया? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि बिजनेस इनडिफिनाइट लाइफ का होता है। बिजनेस चलते रहेगा, चलते रहेगा। और कब तक चलते रहेगा? जब तक कि जितने भी उनके शेयर होल्डर हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस से ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक बिजनेस चलता रहेगा। यानी कि जितने भी आदमी बिजनेस में शेयर लगाए हैं, अगर वो अपना शेयर निकाल लेते हैं, सारे अपना शेयर निकाल देते हैं, तो समझो कि एक तरह से बिजनेस का एंड हो गया, बिजनेस ख़त्म हो जाएगा उस वक्त। इसके बाद हमारा तीसरा आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये भी बहुत सिमिलर है गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट से। देखो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि इसका मतलब होता है कि डेट ओनली दोज इवेंट और फैक्ट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। सिंपल सा है कि आपको पढ़ने के साथ ही समझ में आ गया होगा कि मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि जितना भी मनी, देखो एक बिजनेस है, उसमें जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, वो आपका पैसे में होना चाहिए, मनी के फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो मॉनेटरी फॉर्म में होता है, देखो यहाँ क्या लिखा है, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, अगर वो मॉनेटरी फॉर्म में होता है, पैसे में रिकॉर्ड किया जाता है, तो वही जो होता है ना, वही जो रिकॉर्ड किया है वही बुक ऑफ अकाउंट में शो होगा। बुक ऑफ अकाउंट में उसी को दिखाया जाएगा, ना कि जो पैसे का नहीं होता है उसको नहीं दिखाया जाएगा। क्रेडिट पे होता है उसको भी नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन जो पैसे पर होता है, मॉनेटरी फॉर्म में होता है, उसको यहाँ पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से दिखाया जाएगा। देखो जनरली हेल्थ कंडीशन ऑफ द चेयरमैन, अगर मान लीजिए हेल्थ कंडीशन जो चेयरमैन है कंपनी का उसका ख़राब है, या फिर वर्किंग कंडीशन ख़राब हो गया, सेल्स पॉलिसी, मान लीजिए कोई नया पॉलिसी आया, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के क्वालिटी में कोई अंतर आया, अच्छा हो गया या बहुत ख़राब हो गया, या फिर कोई मैनेजमेंट लेबर का कोई इशू हो गया, मैनेजमेंट का 4 दिन काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं चलता है। ये सबको अकाउंट जो हम बनाते हैं ना, उसको इस सब से कोई मतलब नहीं है, बस उसको मतलब है तो मनी से, पैसा से, पैसा का रिकॉर्ड होता है, पैसा का रिकॉर्ड करना है, और वही रिकॉर्ड कहाँ जाएगा? बुक ऑफ अकाउंट में शो होगा, दिखाया जाएगा, सिंपल। इसके बाद आगे हम लोग को देखना है, देखो एक आगे बहुत अच्छा टेस्ट लिया है आपका, बहुत अच्छा से आपको समझाया है कि टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, कुछ आपको बताना है कि ये पैसे में है कि नहीं है। जैसे हेल्थ ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर, मान लीजिए कोई हेल्थ का प्रॉब्लम आ गया, मैनेजिंग जो डायरेक्टर है उसका, तो क्या ये अकाउंटिंग के बुक में दिखाया जाएगा? सिंपल है, नो, नहीं दिखाया जाएगा। ये क्या है? परचेज ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग फॉर 20 करोड़। अगर हम कोई परचेज करते हैं पैसे में, अगर हम पैसे में कर रहे हैं ना, 20 करोड़ में अगर हम किए, तो ये मनी में से होगा, पैसा में से होगा, मॉनेटरी फॉर्म में से होगा, तो इसका मतलब यस, ये दिखाया जाएगा अकाउंट के बुक में। रेंट पेड, ये पैसे के फॉर्म में है तो ये भी दिखाया जाएगा। गुड गिव इन चैरिटी वर्थ 5,000 चैरिटी में दिए हैं, तो 5,000 क्या मॉनेटरी फॉर्म में है, पैसे में है, तो ये दिखाया जाएगा। डीलर इन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, डीलर ने रॉ मटेरियल का सप्लाई किया, तो क्या ये अकाउंट के बुक में शो होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें पैसा है ही नहीं, पैसे का इंक्लूडमेंट है ही नहीं, इसीलिए ये शो नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं यहाँ पर। देखो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होता है कि बिजनेस के पूरे सफ़र को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। देखो बिजनेस का, जैसे मान लो बिजनेस स्टार्ट हुआ 2000 में, 2000 साल में स्टार्ट हुआ, और वो चलते 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 आपका 2050 में बिजनेस का एंड हो जाता है।
तो ये जितना भी पूरा सफ़र है बिजनेस का उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे ईयर बाय ईयर जनरली, देखो यहाँ क्या लिखा है, जनरली डिवाइडेड किया जाता है 12 मंथ, यानी एक ईयर के पीरियड में एक ईयर ऐसे करते करते एक ईयर करते करते इसको डिवाइड कर दिया जाता है। और सिर्फ ये डिवाइड क्यों किया जाता है? अकाउंटिंग के लिए किया जाता है, सिंपल। देखो ये क्यों किया जाता है? आफ्टर शॉर्ट द टाइम ऑफ द बिजनेस एंड दिस कॉन्सेप्ट हेल्प टू फाइंड। देखो अगर हम ये जितना भी बिजनेस का समय है उसको अगर हम छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं और उसको साथ में लेकर अकाउंटिंग में काम करते हैं और जो उससे इंफॉर्मेशन मिलता है उससे हमें क्या पता चलेगा? हमारे बिजनेस का इनकम क्या है, इनकम ऑफ द बिजनेस। जैसे कि एक साल का जब यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं तो एक साल में हम तोड़ दिए तो एक साल के अंदर हमारे बिजनेस कितना अर्न किया है, कितना इनकम जनरेट किया है, ये पता चलेगा। ये तो पता चलेगा ना कि कितना प्रॉफिट है बिजनेस में, कितना लॉस है बिजनेस का, ये पता चलेगा। अगर मान लो बिजनेस चलता रहेगा, कोई रिकॉर्ड है ही नहीं इसका कि हाँ कितना इनकम हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तब क्या फ़ायदा? इसीलिए इसको तोड़ना ज़रूरी है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इसे कहते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग को देखना है यहाँ पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पर है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑल ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट। देखो सिंपल सा मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि जितना भी आप बिजनेस में जितना भी आप कोई प्रोडक्ट ला रहे हो तो उसका जो एक्चुअल कॉस्ट है, जो उसका एक्चुअल कॉस्ट है उस सामान का, वो ही रिकॉर्ड किया जाएगा, उसी का रिकॉर्ड किया जाएगा। एग्जांपल के थ्रू देख लो। देखो एग्जांपल में दिया गया है कि इफ़ अ बिजनेसमैन बाई अ प्लॉट ऑफ लैंड, एक ज़मीन खरीदा, कितना में 50,000 में ज़मीन खरीदा, 50,000 में ज़मीन खरीद दिया। देखो द एसेट वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक एट द 50,000। एक लैंड क्या, ज़मीन क्या होता है? एसेट होता है। तो वो बुक में क्या, अकाउंट का जो बुक होता है उसमें क्या हुआ कि 50,000 एक एसेट की तरफ शो हो गया। देखो इफ़ मार्केट वैल्यू एट द टाइम, मार्केट का वैल्यू उस समय, मान लीजिए कुछ समय बाद मार्केट का वैल्यू अगर 60,000 हो जाता है, उस ज़मीन का कीमत अगर 60,000 हो जाता है तो क्या वो रिकॉर्ड किया जाएगा बिजनेस में? बिजनेस का जो बुक है, अकाउंट का बुक है, उसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। 50,000 एक बार जो रिकॉर्ड हो गया उससे उस अकाउंट को उससे कोई मतलब नहीं है कि मार्केट का जो वैल्यू है वो कैसा चल रहा है, ये कमी कितना हो रहा है, मुनाफा कितना, उससे कोई वैल्यू नहीं है। जो एक्चुअल कॉस्ट है जो जिसमें आप खरीदे हो उसको ही रिकॉर्ड किया जाएगा। एक और केस देख लो कि द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट कम्स डाउन। अगर मान लो अगर आप 50,000 को जो ज़मीन खरीदे हो, अगर मार्केट का वैल्यू डाउन हो गया तो क्या हो जाएगा? अब मान लो कुछ समय बाद 40,000 हो गया, बिजनेस का वो प्लॉट है, जो ज़मीन है उसका दाम 40,000 हो गया, लेकिन क्या उसके बावजूद जो अकाउंटिंग का बुक है उसमें क्या 40,000 शो होगा? नहीं होगा। क्यों होगा? तो क्या होगा? 50,000 जितना में आप उसको खरीदे हो उतना ही शो होगा, दिखाया जाएगा कि 50,000 का आप एसेट खरीदे हो, लेकिन एक्चुअल में आपका जो एसेट कितना का लागत कितना हुआ? 40,000। क्यों? क्योंकि ये मार्केट के अप एंड डाउन्स को काउंट नहीं करता है। सिंपल सा कॉस्ट कॉन्सेप्ट में यही है, जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको लिया जाता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बाद अगला हमारा आता है ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। मतलब कि देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि दो पहलू वाला कॉन्सेप्ट कैसा होता है देख लो। मीन्स इसका मतलब ये है कि means that every transaction has two aspect on his account should recorded both the aspect of every transaction। देखो अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो, मतलब लेन देन का काम जो करते हो, अगर आप लेन देन का जो काम करते हो तो दो तरफ का एक्सपेक्ट होगा ना। एक तरफ मान लो आप पैसा दिए तो दूसरे तरफ आपको सामान मिलेगा, एक तरफ मान लीजिए आप सामान लिए तो दूसरे तरफ आपको पैसा मिलेगा, ऐसे चलता है। इसका एग्जांपल के थ्रू देख लो। द बिजनेस परचेज फर्नीचर वर्थ 10,000 का मान लीजिए बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर का सामान खरीदा 10,000 का। हियर द बिजनेस हाउस रिसीव द बेनिफिट। यहाँ पर बिजनेस जो हाउस है, जो बिजनेस ने 10,000 का फर्नीचर खरीदा तो बिजनेस जो है बेनिफिट इसको मिल जाता है। बिजनेस को क्या मिलता है? फर्नीचर मिलता है, बेनिफिट मिलता है, द फर्नीचर के रूप में बेनिफिट मिलता है। उसके बाद क्या है? एट द सेम टाइम, उसी समय बिजनेस हाउस पे कैश। उसी समय क्या हुआ कि एक तरफ से तो आपको फर्नीचर मिला, लेकिन दूसरे तरफ से क्या हुआ? आपका कैश गया, कैश कम हुआ। यही यहाँ पे बात हो रहा है कि ड्यूअल एक्सपेक्ट, एक बिजनेस में दो पहलू होता है, दो पहलू वाला कॉन्सेप्ट यही बताया गया है। देखो यहाँ पर क्या है? फॉर एवरी डेबिट दिस इज़ अ क्रेडिट। अगर डेबिट होगा तो क्रेडिट भी होगा, याद रखो। अगर क्रेडिट होता है तो डेबिट भी होगा, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। बिजनेस का अगर आप अकाउंटिंग का आगे काम करोगे तो ये बहुत काम आने वाला है। देखो एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया है, तराजू पे तौला है कि अगर आपका एसेट इतना है तो आपका ओन लाइबिलिटी इक्विटी आपका इतना होगा, दोनों बराबर पे चलेगा। ये नहीं है कि आपका एसेट घटेगा तो लाइबिलिटी भी घट जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ेगा। सिंपल सा बात है। एसेट, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, यहाँ पर ये बताया गया है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? देखो, इफ़ वन एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्ड ऑन द अदर इग्नोर। और मान लीजिए कि मैंने ये एग्जांपल से समझते हैं कि अगर ये आप है, ये चल रहा है, आपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा,
फर्नीचर तो खरीदा, आपने बेनिफिट ले लिया, लेकिन दूसरे को इग्नोर कर दिया, आपने कैश वाले को इंक्लूड नहीं किया आपका, लेकिन कैश जा रहा है लेकिन कैश वाले को इंक्लूड नहीं किया। इससे क्या होगा कि एक फाइनेंशियल जो पोजीशन है आपका बिजनेस का, वो सही तरह से इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो क्या होगा, अब जो बिज़नेस के प्रति जो डिसीजन आपको लेना है आगे चलकर, वो आपका डिसीजन सही नहीं होगा। इसीलिए मान लीजिए आपको बेनिफिट हो रहा है तो दूसरे तरफ से आपका लॉस भी होगा, डेबिट होगा तो क्रेडिट भी होगा, सिंपल। देखो इसमें आता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये देखो, मैचिंग मीन्स डैट, देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या आता है कि एक्सपेंसेस शुड बी मैच विद द रेवेन्यू जनरेटेड इन द रिलेवेंट पीरियड। देखो मैचिंग प्रिंसिपल फैसिलिटेट द कैलकुलेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। एग्जांपल के थ्रू समझो, एग्जांपल में यहाँ ये दिया है मैचिंग कॉन्सेप्ट का एग्जांपल। जैसे कि अगर आप 10 पेन खरीदते हो, 10 पेन परचेस करते हो, एक पेन का कीमत 10 रुपया है, तो आपका 10 पेन का कीमत कितना हो जाएगा, 100 रुपया। और वहीं दूसरे तरफ दूसरे दिन आप क्या करते हो, 8 पेन खरीदते हो, 8 पेन खरीदते हो, परचेस करते हो, और एक पेन का कीमत क्या है, 15 रुपया है, यानी कि एक पेन का कीमत 15 रुपया है, यानी 120 रुपया। यहाँ पर आपने 10 पेन खरीदा 100 रुपया का, और यहाँ पर 8 पेन आपने बेच दिया, मान लो बेच दिया 120 रुपया का, तो आपको क्या लग रहा होगा, यानी आपको लग रहा होगा कि 20 रुपये का यहाँ प्रॉफिट हो गया, 20 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 120 में आप 100 को माइनस कर दोगे तो 20 आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्रॉस ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, देखो जो एक्चुअल आपका प्रॉफिट होना चाहिए वो होगा 40 रुपया। क्यों, देखो यहाँ पे 10 पेन का बात हो रहा है, 10 पेन हमने खरीदा तो हम 10 पेन भी बेचेंगे ना। ये नहीं है कि हम 10 पेन खरीद के अगर हम 8 से उसको कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट में तो उल्टा सीधा आएगा आंसर। इसीलिए सिंपल ये है कि अगर आप 10 पेन खरीदते हो, परचेस करते हो, तो 10 पेन जब आप बेच लोगे तब आप कंपेयर करो, तब आप कंपेयर करो कि मैंने खरीदा कितना में और बेचा कितना में, और उससे मेरे को प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ। अगर 10 पेन मैं खरीदता हूँ तो 10 में बेचूंगा, तब उसका सही आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट मिलेगा। अगर मैं 8 बेच रहा हूँ तो यहाँ पर 8 मैं खरीदूंगा, 8 में जितना जैसे कि देखो यहाँ पर 10 पेन मान लो मैंने नहीं खरीदा, 8 खरीदा तो उसका कीमत कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80 रुपया आ जाएगा, 80 रुपया उसका कीमत आ जाएगा। अगर मैंने 8 खरीदा तो इसका सिंपल सा मतलब है कि 8 मैंने खरीदा तो 80 रुपया, और 8 मैंने 15 के हिसाब से बेचा, 5 रुपया मुनाफा के हिसाब से बेचा, तो इसका 20 रुपया आ जाएगा। अगर 120 में से अगर आप 80 को घटाते हो तो क्या आएगा आपका आंसर, 40 आएगा ना, सिंपल है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में सिंपल सा ये बताया गया है कि जितना आप खरीदते हो और जितना आप निकालते हो, मतलब बेचते हो, तो वो दोनों इक्वल होना चाहिए, मैच करना चाहिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट सही से काम करेगा। इसके बाद हम लोग का आता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है, देखो यहाँ इसको यहाँ भी बता देते हैं। सपोज करो यू आर शॉपकीपर, तुम एक बिजनेस शॉपकीपर हो, दुकानदार हो। व्हेन यू गिव गुड्स, अगर तुम गुड्स को कस्टमर को दे देते हो, अगर जब कस्टमर गुड्स खरीदने आता है तो अगर तुम उसको दे देते हो पैसा, जो गुड्स होता है, जो सामान होता है वो कस्टमर को दे देते हो, देन यू आर एलिजिबल राइट टू रिसीव इन एस्टेब्लिश। देखो सिंपल सा ये बताया गया है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट में सिंपल सा यही बताया गया है कि जब आप गुड्स को बेचते हो, कस्टमर को दे देते हो, अगर आपके पास कैश आए या क्रेडिट, आपका उधारी में हो या कैश में हो, वो मैटर नहीं करता है। जिस समय या जिस दिन आपने अपने सामान को कस्टमर को दे दिया, आपको पैसा मिले या ना मिले वो मैटर नहीं करता है। आपने सामान दे दिया, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, राइट टू रिसीव इन स्टेबल। आप जो पैसा है अपना, जो रेवेन्यू है उसको प्राप्त करने के लिए उसको लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर मान लो आपने गुड्स को दिया ही नहीं कस्टमर को, तो आप एलिजिबल नहीं होगे, सिंपल सा बात है। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप गुड्स दे देते हो उसके बाद एलिजिबल हो जाते हो कि पैसा लेने के लिए। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट में यही बताया गया है। आगे इसमें देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑकरेंस एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैश पेड और रिसीव। देखो एक्रूअल कॉन्सेप्ट में बताया गया कि रिकॉर्ड आपको, जैसे कि मान लीजिए हमने इसमें बात किया था रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में कि आपने गुड्स तो दे दिया, पैसा मिले या ना मिले वो बात की बात है, लेकिन आपने गुड्स को दे दिया, तब आप अपने बिजनेस के जो अकाउंट आप बनाओगे, मान लीजिए कोई कस्टमर है, उसने क्या किया, 1 मार्च को आपके दुकान से गुड्स ले गया और बोला कि मैं अगले महीना यानी कि मार्च अप्रैल 1 अप्रैल को आपको गुड्स दे दूंगा, 1 अप्रैल को मैं आपको पैसा इसका पे कर दूंगा। आपको बनाना है, अकाउंट बनाना है इसके बीच में, 1 महीना के मान लीजिए आपने गुड्स दिया, उसके बीच में आपको अकाउंट बनाना है। तो आप क्या करोगे, तो आपको तो अभी पैसा मिला नहीं है, तो यही बात हो रहा है कि पैसा मिले या ना मिले वो अलग बात है। लेकिन एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर
जिस दिन आप अपने सामान को अगर आप दे देते हो उसके बाद आप अपने अकाउंट के बुक में इसे रिकॉर्ड कर लोगे। रिकॉर्ड व्हेन सेल, अगर बिक्री हो गया है तो आप उसे रिकॉर्ड कर लोगे। कैश नॉट सेटलमेंट, अगर कैश का सेटलमेंट, कैश का लेन देन हुआ हो या ना हुआ हो वो मैटर नहीं करता है। ये इसमें देखो एक कुछ बताया गया है कि इट हेल्प टू फाइंडिंग आउट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइजेज ड्यूरिंग द ईयर। मतलब कि अगर आप ये कर लोगे, अगर आप सेल वाला रिकॉर्ड कर लोगे तो ये आपको लास्ट में जब आप अकाउंटिंग का जो काम कर लोगे तो ईयर के आखिरी में, साल के आखिरी में जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जानकारी मिलेगा अकाउंट के थ्रू, तब आप देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके बेचने का क्षमता कितना है, आप कितना माल एक साल के अंदर बेच पाते हो। सिंपल सा बात है, एक साल के अंदर आप कितना बेच पाते हो, कैश मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन कितना बेच पाते हो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से यही बताया गया है। अगला आता है अपना फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। इसमें बताया गया कि आप सारे जितने भी वो लेन देन का काम है, आपका जो ओनर वाला और बिजनेस का जो काम है, वो अगर सारा काम कर लेते हो, अकाउंटिंग का जितना भी काम है वो कर लेते हो, और जो साल के आखिरी में जब आपको जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज़ करना होगा, इसमें यही बताया गया कि फुल डिस्क्लोज़र कॉन्सेप्ट, वर्ड से समझो, फुल डिस्क्लोज़र कॉन्सेप्ट, यानी कि जितने भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, जो कि आपके जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है आपके कंपनी के, आपके बिजनेस के, जितने भी इंफॉर्मेशन जानकारी है, फाइनेंशियली रूप से जितने भी जानकारी है, उसको आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। फुल डिस्क्लोज़ आपको अपने जानकारी को पूरे तरह से दिखाना पड़ेगा। किसको किसको दिखाना पड़ेगा? सबको दिखाना पड़ेगा, ये तो आगे देखना है, लेकिन प्रोप्राइटर को, जो ओनर है बिज़नेस का, उसको दिखाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है बिज़नेस में, क्या सिचुएशन है, अपने फुल डिस्क्लोज़ करके। क्रेडिटर को, जो आपको लोन देता है, आपके बिज़नेस के लिए जो आपको लोन देता है, उसको दिखाना पड़ेगा। इन्वेस्टर को, सबसे ज़रूरी, ये 3 लोग होते हैं सबसे ज़रूरी। इन्वेस्टर को, यानी कि जो आपके बिज़नेस में शेयर लगाने वाला है, आपके बिज़नेस के अंदर जो पैसा लगाने वाला है, उसको तो बताओगे ना, उसको बताना पड़ेगा। यही बताया गया है फुल डिस्क्लोज़र कॉन्सेप्ट में कि आपका अकाउंटिंग के आखिरी में जो इन्फॉर्मेशन होता है वो पूरा तरह से खोल देना है इन लोगों के लिए, प्रोप्राइटर के लिए, क्रेडिटर के लिए, इन्वेस्टर के लिए। द कंपनी एक्ट मेक प्रोवाइड ऑल द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन कंपनी अकाउंट कंपलसरी। जो कंपनी एक्ट जो था, जो कंपनी एक्ट में ये बताया गया है कि किसी भी अगर आप अकाउंट का काम करते हो तो साल के आखिरी में जब आपका अकाउंट का एंड होगा, अकाउंट का आप नया तरीका से शुरू करोगे, अकाउंट का जब लास्ट होगा, उस वक्त आपका जो इन्फॉर्मेशन है, जितना भी इन्फॉर्मेशन है, उसको आपको फुल डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। ये अकाउंटिंग एक्ट में आपका लिखा हुआ है इस बात को, ये कंपलसरी भी है। नेक्स्ट आता है अपना कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट से आप वर्ड से समझो, मैं आपको बार बार ये बताता हूँ कि आप वर्ड से समझो कि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट आपका क्या कहना चाह रहा है। देखो, सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मेथड एंड प्रैक्टिस शुड बी यूज टू प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर आफ्टर ईयर। देखो, मैंने बताया है कि अकाउंटिंग करने का तरीका बदलते रहता है, सालों साल बदलते रहता है, लेकिन जो अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल होता है, जो रूल होता है, रेवोल्यूशन होता है, अगर उसको साथ में लेके आप सालों साल काम करते रहते हो, उसी मेथड से, उसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, और उस प्रैक्टिस करते हो, आप लगे रहते हो, मतलब उसी अकाउंटिंग रूल को फॉलो करके आप अपने अकाउंट का काम करते हो, तो ये आपका आ जाएगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सिंपल सा यही कहता है कि जितने भी रूल बनाए गए हैं, जितने भी रूल और प्रिंसिपल बनाए गए हैं, उसको सालों साल तक फॉलो जो करता रहता है, उसको जो सालों साल तक जो फॉलो करना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहते हैं। हाउएवर कंसिस्टेंसी डज नॉट प्रोहिबिट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। देखो, मेन ये है कि जो ये अकाउंटिंग का जो मेन पॉलिसी होता है उसको ये कंसिस्टेंसी नहीं बदलेगा, लेकिन जो छोटे मोटे प्रैक्टिस है, कोई मेथड हो गया, वो बदल देगा। अगर वो बदलाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मेन आपका अकाउंटिंग पॉलिसी है वो बदलाना नहीं चाहिए। अगर आप उसको सालों साल तक फॉलो करते आ रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सिंपल सा है। अगला आता है हमारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ये मैंने आपको पहले बताया था चैप्टर के शुरुआत में कि हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो इसमें क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन अकाउंटेंट विल रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक of account, should take all prospective losses into account and should leave all anticipated profit। देखो, यहाँ ये बताया गया है कि सिंपल सा अकाउंटिंग, देखो कंजर्वेटिज्म में जो ये कॉन्सेप्ट है इसमें ये बताया गया है कि
अगर मान लो बिज़नेस में पहले से ही कोई लॉस होने वाला है, कोई लॉस होने वाला है बिज़नेस में पहले से ही, तो उसको पहले से ही नोट कर लिया जाएगा, पहले से ही उसको बुक ऑफ अकाउंट में लिख लिया जाएगा, उसको पहले से ही बुक ऑफ अकाउंट में लिख लिया जाएगा ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जो प्रॉफिट है, देखो यहाँ लिखा है द कंजर्वेशन हेल्प टू नो द कीप। देखो जितने भी आपके शुड टेक ऑल द पर्सपेक्टिव लॉसेज इनटू अकाउंट, जितने भी आपके लॉसेज होने वाले हैं, आप मतलब हुआ नहीं है अभी, जितना भी होने वाला है या हो सकता है, वो सारे लॉस को आप अकाउंटिंग के बुक में पहले से ही नोट कर लेते हो। और जो भी मान लो प्रॉफिट होने वाला है उसको नोट नहीं करोगे, क्योंकि प्रॉफिट तो आपका होगा या ना होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन आपका लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि देखो दिस कंजर्वेटिज्म हेल्प, देखो दिस कंजर्वेशन हेल्प टू कीप द ह्यूमन डिज़ायर टू बी द सेफ साइड। अगर आप पहले से ही जितना भी लॉस है उसको अगर आप अकाउंटिंग के बुक में लिख लेते हो तो क्या होगा कि आप सेफ़ हो जाओगे। सेफ़ हो जाओगे इन द सेंस कि अगर आपको प्रॉब्लम अचानक से आ गया, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसका आपको पहले पता होना चाहिए ना। अगर आपको उसके पहले बारे में उसका आपको पहले पता है कि ये प्रॉब्लम आने वाला है तो आप उसका पहले से ही अगर आप निवारण कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अचानक प्रॉब्लम आ गया तो उसका आपको आपके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने लगेगा, इसीलिए आप सेफ साइड में चल जाओगे अगर आप पहले से ही जितने भी लॉसेज है उसको आप बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिए तब। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रॉफिट को इंक्लूड नहीं करना है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्रॉफिट को यहाँ पर लॉस को आप लिख सकते हो लेकिन जो आने वाला प्रॉफिट या हो सकता है जो प्रॉफिट हो उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। यही बताया गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, इसमें क्या है, एंटिसिपेट टू नो प्रॉफिट। देखो नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल लॉसेज, यहाँ पर क्या लिखा गया है, प्रॉफिट को इंक्लूड नहीं करना है लेकिन जितना भी लॉस हो सकता है या होने वाला है उसको रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद है कि अकाउंटिंग शुड ऑलवेज बी ऑन साइड ऑफ सेफ्टी, यानी कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपका बिजनेस और अकाउंट दोनों सेफ रहेगा। सेफ रहेगा मतलब आपको पहले से ही जानकारी रहेगा तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो, सुधार उसमें कर सकते हो या कोशिश कर सकते हो सुधार करने का। सो डेट्स इट इन दिस चैप्टर। ये बहुत अच्छा चैप्टर था जिसमें हम लोग ने कॉन्सेप्ट देखा, प्रिंसिपल्स देखा, अकाउंटिंग का प्रिंसिपल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, तब तक के लिए जय हिंद।